मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल करीम टुंडा गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर पर दाऊद के करीबी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। कोल ब्लॉक आवंटन में कई अहम फाइलें गायब होने की खबर। अंग्रेजी अखबार द हिंदू का दावा, 2004 से 2009 के बीच आवंटन के दस्तावेज गायब। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी आज लेंगे मीडिया प्रभारियों की क्लास। 2014 के लिए सिखाएंगे जीत के दांव पेच। ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी मोदी को मिला न्योता। मोदी से मिलकर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने किया इनवाइट। चुनावी साल में महंगे प्याज ने उड़ाए शीला के होश। आज से 1000 जगहों पर सस्ता प्याज बेचेगी दिल्ली सरकार। दूसरे राज्यों में 7वें आसमान पर प्याज, नाराज लोग सड़कों पर उतरे। शहीद नहीं है शहीद आजम भगत सिंह, आरटीआई से खुलासा। गृह मंत्रालय के मुताबिक शहीद बताने वाला नहीं है कोई रिकॉर्ड। शहीद का दर्जा दिलाने के लिए भगत सिंह के पोते चलाएंगे मुहिम। सिंधु रक्षक के साथ 18 जांबाजों की भी जल समाधि। अब तक 5 के मिले शव, बाकियों के लिए भी तलाश अभियान तेज। सदमे में नौसेना, मातम में परिवार। बाज आने को तैयार नहीं पाकिस्तान। 10 दिन में 18वीं बार तोड़ा सीज फायर। पुंछ में लगातार फायरिंग। करगिल में 14 साल बाद फिर नापाक हरकत। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। ट्रक के ऑयल टैंक से टकराई बाइक, जिंदा जले ड्राइवर और क्लीनर। फिलीपींस के सेबू पोर्ट के पास एक कार्गो जहाज की टक्कर से फेरी डूबी। 700 लोग थे सवार, 17 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी और एक ऐसी खबर जो आपको चौंका जरूर देगी। शहीद आजम भगत सिंह शहीद नहीं है। देश की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहीद भगत सिंह को सरकार शहीद नहीं मानती और ये खुलासा हुआ है एक आरटीआई के जरिए। ये जवाब पेश किया है सरकार ने। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिसमें भगत सिंह को शहीद घोषित किया गया हो। सरकार की इस बेरुखी से नाराज भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह अब भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। यादवेंद्र सिंह के मुताबिक भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग पर गृह मंत्रालय का रुख जो है बेहद ही लचर है और वो अब राष्ट्रपति के सामने अपनी मांग उठाना चाहते हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई भी नीति नहीं है जिसके तहत आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। आज तक गृह मंत्रालय की ओर से किसी को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जिन्हें हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं वो शहीद नहीं है, जिनकी जिंदगी किताबों में हमें पढ़ाई जाती है, प्रेरणा की स्रोत रही है, न केवल आज की जनरेशन के लिए बल्कि उस स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी उन्हें गृह मंत्रालय शहीद का दर्जा नहीं दे सकता। आरटीआई से ये खुलासा हुआ है और ये खुलासा गृह मंत्रालय ने किया है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जा सके। तो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली ये बात कि शहीद भगत सिंह की बहादुरी के बारे में, उनके देश प्रेम के बारे में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में किताबों में तो पढ़ाया जाता है, वो प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं हर किसी के लिए। लेकिन गृह मंत्रालय कहता है क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में भगत सिंह के पोते जो हैं जाहिर तौर पर सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। यादवेंद्र सिंह उनका नाम है और अब उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाया जाए और इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। गृह मंत्रालय की दलील यही है कि जो स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में जो लोग मारे गए थे उन्हें शहीदों का दर्जा दे दिया जाए, ऐसी कोई नीति नहीं है।
तो जरा सोचिए, कांग्रेस महात्मा गांधी की अगुवाई में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। उसी दौर में युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद की। इन्हीं क्रांतिकारियों में शामिल थे भगत सिंह, जिन्होंने भारत की आजादी को बना लिया था अपनी जिंदगी का मकसद। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भी है। आज भी वो हीरो हैं, थे और रहेंगे। तभी तो उनके किरदार को लेकर तमाम फिल्में बनी हैं और ये आप उनकी जिंदगी पर बनी एक फिल्म की क्लिप देख रहे हैं। और हम ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे उन्होंने बम फेंका था अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ। किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उस गूंज से ब्रिटिश हुकूमत को जगाना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि भारत में भारतीयों की चलेगी। ब्रिटिश हुकूमत की जो जड़ें हैं हिलाकर रख दी थी। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, काली कानून बनाने के पक्ष में था। ब्रिटिश साम्राज्य उसी को इस बम धमाके से झकझोर कर रख दिया था। इतना ही नहीं, 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था तो कहते हैं कि भगत सिंह ने खून से रंगी हुई मिट्टी को एक बोतल में रख लिया था और संकल्प किया था कि इस खून का बदला वो खून से लेंगे। इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भी उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड के माध्यम से लिया था। उसके वो बड़े नायक थे और यही वजह है अंग्रेजी सरकार ने एक बड़ी मुहिम चलाई भगत सिंह को पकड़ने की। मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दिन था 24 मार्च का तय, लेकिन एक दिन पहले फांसी दी गई थी क्योंकि अंग्रेज सरकार को बड़े रोष से खतरा लग रहा था। जिस तरीके का रोष भगत सिंह की फांसी को लेकर देशवासियों में था। आगे बढ़ते हैं। भारत के टॉप 20 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टुंडा की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत नेपाल सीमा से की है। उसे लेकर वो दिल्ली पहुंच चुकी है। लश्कर-ए तौयबा के आतंकी टुंडा की तलाश देश के कई बड़ी आतंकी वारदातों में की जा रही थी और टुंडा न सिर्फ दाऊद का करीबी माना जाता है, लश्कर-ए तौयबा का चीफ हाफिज सईद के भी काफी करीब है और ये खुद बम बनाने में माहिर है और इसने औरों को भी बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। तो 1993 के धमाकों के बाद बांग्लादेश पहुंच गया था और उसके बाद पाकिस्तान भागा। वहां से पाकिस्तान को जो एक लिस्ट दी गई भारत के वांटेड टेररिस्ट, उस लिस्ट में इसका नाम था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसकी मौजूदगी को दाऊद इब्राहिम की तरह नकारता रहा और कराची, लाहौर में भी इसके ठिकाने दिए गए थे। 1996 से 1998 के बीच भारत में इसने अलग अलग जगहों पर बम धमाकों का मास्टरमाइंड ये रहा था। इतना ही नहीं, 2000 से 2005 तक भी माना जाता है कि ये कहा जाता रहा कि ये मर चुका है, लेकिन 2005 लश्कर के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल रजाक मसूद ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया कि टुंडा अभी जिंदा है। उसने यह भी खुलासा किया था कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं और आखिरकार भारत नेपाल सीमा से टुंडा को पकड़ा गया है और कई बम धमाकों में इसकी तलाश थी। करीब 40 धमाके ऐसे माने जा रहे हैं जिसके पीछे इसका हाथ था, इसका दिमाग था। 70 साल का है, ये गाजियाबाद के पिलखवा का रहने वाला है और दाऊद इब्राहिम हाफिज सईद का बेहद ही करीबी माना जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कैसे प्यास से डर गई मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, लेकिन साथ ही आप देखना ना भूले रात 8:30 बजे भारत भाग्य विधाता, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपको एक बार फिर से बता दें कि कोलगेट में नए खुलासे यूपीए सरकार के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक 2005 से पहले आवंटित किए गए 45 कोल ब्लॉक्स के रिकॉर्ड्स
गायब बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 45 ब्लॉक्स के लिए कुल 157 कंपनियों ने आवेदन किया था। कोल ब्लॉक आवंटन यूपीए सरकार के लिए एक गले की हड्डी बनता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार पहले भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ये जो कोल ब्लॉक्स का आवंटन था वो सुर्खियों में रहा, और इसमें अब कहा जा रहा है कि कई अहम रिकॉर्ड्स जो हैं वो गायब हैं। और इस खुलासे से बीजेपी को फिर से सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि सीबीआई को जांच के लिए सुराग नहीं दिए गए। कोयले घोटाले में लगातार सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निगरानी के बावजूद भी आज भी सैकड़ों फाइलें जो महत्वपूर्ण है, जिसमें से सुराग निकल सकते हैं, वो सब सीबीआई को अभी भी नहीं दिए हैं। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इसकी जांच पड़ताल शुरू की है। और सीपीएम ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अब ये साफ हो चुका है कि सरकार कैसे अपने गलत कामों को छिपाने की कोशिश कर रही है। Yes, it only shows how miserably government is trying to cover up its own illegality. और कुछ ही दिनों पहले कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने इस तरीके की तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब क्या कहेंगे वो, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे बात अगर प्याज की जाए तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्याज के साथ साजिश किसने की है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ही 20 रुपए किलो में मिलने वाला प्याज अब एक सपना सा लग रहा है। देश के अलग अलग शहरों में जी मीडिया यही रियलिटी चेक करने निकला है, लेकिन मुंबई में फुटकर बाजार तो दूर, थोक में भी ये सपना ही है। ग्रैंड रोड के रिटेल मार्केट से इस वक्त हम आ चुके हैं दादर के होलसेल मार्केट में। वही 20 रुपए हाथ में लिए और देखते हैं कि इस 20 रुपए में आखिर हम कितनी प्याज घर ले जा पाते हैं। तो मेरे हाथ में सिर्फ 20 रुपए है। ये बताइए कि 20 रुपए में कितनी प्याज आप दे पाएंगे मुझे? मैडम 20 रुपए में तो नहीं दे पाएंगे आपको। कम से कम इधर 60 रुपए किलो, 150 रुपए 2.5 किलो, इससे कम नहीं आएगा। आपको तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, उधर तो नहीं मिलेगा वैसे। यानी 20 रुपए में होलसेल में कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कम से कम 2.5 किलो। रिटेल में मैं 300 ग्राम प्याज लाई, लेकिन यहाँ खाली हाथ जाना पड़ेगा आपको, नहीं आएगा वो। क्या पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। कम से कम 2.5 किलो 150 रुपया। 150 रुपया। यानी अगर होलसेल में अगर ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि आप 20 रुपए में कुछ ले जा पाएंगे तो खाली ही हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल में आप 1 किलो प्याज या कम से कम 2.5 किलो प्याज साथ ले जा सकते हैं। यानी 1 किलो प्याज के लिए आप 60 रुपए चुकाइए या 2.5 किलो प्याज के लिए आप 150 रुपए दीजिए, लेकिन 20 रुपए में आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और प्याज की एशिया की सबसे बड़ी मंडी लहसल गांव में जब प्याज 44 रुपए का मिल रहा है तो यहाँ पे 20 रुपए में कैसे मिलेगा? वैसे मुंबई की तरह लखनऊ में भी हाल वही है। यहाँ सेब के रेट में प्याज बिक रहा है। जी मीडिया के रियलिटी चेक में हमारे रिपोर्टर को 20 रुपए में सिर्फ 3 प्याज मिले। कहते हैं जब बहुत गरीबी हो तो आदमी रोटी और प्याज खाता है। प्याज को गरीबों का खाना कहा गया है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये अमीरों की पहुंच से भी बाहर निकलता जा रहा है। इस वक्त गोमती नगर में एक सब्जी की दुकान पर मैं खड़ा हूँ। क्या दाम है प्याज के? यहाँ 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो प्याज। 20 रुपए का प्याज तोल दो। तो ये हाल है। 20 रुपए का तकरीबन 250 ग्राम या थोड़ा उससे ज्यादा प्याज है। और ये देखिए 20 रुपए में 3 पीस प्याज मिलते हैं। ये हाल है लखनऊ में आजकल प्याज का। और इसी दाम पर अगर आप सेब खरीदने जाएंगे तो 1 पीस सेब भी आपको इतने ही में मिल जाएगा, 7-8 रुपए में। गरीबों का खाना अब अमीरों की पहुंच से भी बाहर हो गया है। ये हालत है राजधानी लखनऊ में प्याज की कीमतों की। कैमरा पर्सन अमर के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और दिल्ली में थोक भाव में प्याज की कीमत जो है वो है 40 से 45 रुपए किलो, जबकि खुदरा में प्याज जो है वो मिल रहा है 60 से 70 रुपए किलो तक। मुंबई की अगर बात की जाए तो थोक भाव 25 से 30, खुदरा भाव है 30 से 35। कोलकाता में 50 से 55 थोक भाव और खुदरा है 60 से 70। नागपुर में 15 से 20 रुपए थोक का भाव है और खुदरा में है 25 से 30।
तो देश में प्याज की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं। दिल्ली में 80 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। तो चुनावी साल है, 3 महीने दूर चुनाव है। प्याज कहीं हार के आंसू ना रुला दे, लिहाजा दिल्ली सरकार ने नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर 1000 आउटलेट्स पर प्याज बेचने का फैसला किया है। नेफेड के अलावा सफल के बूथ पर भी मिलेंगे दिल्ली सरकार के सस्ते प्याज। दिल्ली के अलावा दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ताज नगरी आगरा की, जहां प्याज जो है वो महंगाई के आंसू रुला रहा है। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जो है उसे बाहर निकाला, गुस्से का इजहार किया, क्योंकि इस समय जो प्याज है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई लग्जरी आइटम बन गया हो, जरूरत की चीज ना रह गया हो। फिर वही चुनावी साल और फिर वही आसमान छूती प्याज की कीमतें। कहीं इस बार भी प्याज वही गुल न खिला दे जो 1998 में उसने सुषमा स्वराज के साथ किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आजकल यही सोच सोच कर परेशान है और इसी डर से शीला आसमान पर बैठे प्याज को आम आदमी के हाथों तक पहुंचाने के लिए जुगत लगा रही है। एक हाई लेवल मीटिंग में फैसला किया गया कि शनिवार से दिल्ली में 1000 जगहों पर नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर प्याज बेचा जाएगा। ये सस्ता प्याज सफल और नेफेड के आउटलेट्स पर भी मिलेगा। आउटलेट्स कर देंगे हम लोग। सफल वाले हैं, केंद्रीय भंडार हैं और 150 के करीब हम वैन चलाएंगे। कल से शुरू हो जाएंगी, जो प्याज को सही दामों में देगी। और खास और मंडीज जो हैं हमारी 5-6, उनके सामने भी हम स्टॉल्स लगा देंगे। दिल्ली में इन दिनों प्याज 80 रुपए किलो तक छलांग लगा रहा है। बावजूद इसके शीला सरकार का दावा है कि थोक मंडी में प्याज की कीमत दूसरे शहरों की तुलना में काफी कम है। मुख्यमंत्री ने दूसरी जरूरी चीजों जैसे दालों, आलू, टमाटर और चीनी के दाम पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही जमाखोरी करने वालों को भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही शीला दीक्षित वो सारे जतन करने को तैयार है जो प्याज की बढ़ती कीमतों को थाम सके, ताकि वो दूसरे मुद्दों पर जनता से वोट मांग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी हाई लेवल मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि किसी भी तरह की जमाखोरी को रोका जाए और कड़ाई के साथ इसे जो है वो जमाखोरों की गिरफ्त से बाहर लाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मिस्र की, जहां पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार झड़प जारी है। अगर महंगाई बढ़ती है तो उसी रेशियो में हर एक व्यक्ति की आमदनी भी बढ़नी चाहिए, तब मुझे लगता है ये एक बैलेंस बना रहता। लेकिन चीजें बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। मतलब कहावत है ना, वो आमदनी